हाँ जी। तो अगला बिंदु अपना छोटा सा है संयोग। एक होता है संयोग और एक होता है संहिता। दोनों जो है चीजें ज्यादा अलग नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा हलो अनंतरा। ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन हलो अनंतरा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऐसे हलो अनंतरा करके आएगा। फिर पहला ऑप्शन दिया रहेगा संयोग, दूसरा ऑप्शन दे देंगे आपको संहिता, तीसरा ऑप्शन दे देंगे संधि। ठीक है, और चौथा ऑप्शन और कुछ दे देंगे आपको। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि हलो अनंतरा संयोग है, ये याद ही रखना है। हलो अनंतरा संयोग है। संहिता के लिए क्या याद रखना है, पर सन्निकर्ष है संहिता। संहिता क्या होता है, पर है सन्निकर्ष है। अभी इनका मतलब अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। करें कि संयोग क्या होता है कि स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग करते हैं। ये लाइन मैंने इसीलिए लिखी है कि आप एग्जाम में थोड़ा लिख दो रिलेट करके। आपको सिर्फ समझना है, ये बहुत हार्ड चीजें आपको याद नहीं करनी है कि स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य को। जैसे मान लीजिएगा स्वर उसमें नहीं है, स्वर नहीं होने का मतलब क्या है, उसमें ए आ ई ये नहीं है। तो क्या है, कैसे लेके अपन ने गे तक की जो बातें पढ़ी थी वही है इसमें। इसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या है, जो व्यंजन है उनमें क्या, उनमें हलंत है। और स्वर रहित व्यंजन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिएगा अपने को कै लिखना है पूरा, कै प्लस ए ऐसे लिखते हैं ना, तब ये क्या बनता है, क्या बनता है। और इस व्यंजन में से अपन क्या निकाल दें, स्वर निकाल ले, तो वो क्या बचेगा, हलंत के साथ एक व्यंजन बचेगा। तो हलव अनंतरा, तो हलंत किस में आता है, जो स्वर रहित व्यंजन है उसमें हलंत आता है। उसके व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। दो ऐसे व्यंजन जिनके नीचे हलंत लगा हो, वो नजदीक नजदीक आ जाए, तो वही क्या होता है, संयोग होता है। इसीलिए हलो अनंतरा, क्योंकि इनके अंदर क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। जैसे इसका एक उदाहरण लिया गया, देखो कह रहा है कि महत्व ऐसे करके लिखा जाता है, महत्व जो है वो ऐसे लिखा जाता है, महत्व ऐसे, ऐसे लिखते हैं महत्व। दोनों ही तय क्या है, आधे हैं। जैसे एक तय आधा हो गया तो ऐसे ऊपर ऊपर हो गया, दूसरा तय आधा ये वाला हो गया। तो महत्व को कैसे लिखते हैं, आधा तय आधा तय। ठीक है, और इसमें एक वह का और संयोग तो आधा। तो इन तीनों को मिला के क्या हो गया, ये क्या हो गया, महत्व में संयोग किस किस का है, दो आधे एक वह। इसी प्रकार से एक लाइन आती है, राम उद्यानम गच्छति। राम कहां जाता है, उद्यान में जाता है। उद्यान कैसे होता है, उद्यान ऐसे लिखा जाता है, उ तो पूरा हो गया, द प्लस ये ऐसे लिखा था, प्लस आ ऐसे होगा ना, उद्या पूरा। ऊ ऊ की बात करें तो ऊ तो ऊ रहेगा। ठीक है, उद्यान तो द, फिर ये तो द, इसे क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके लिखते हैं इसको, फिर आ की मात्रा इसके आगे आएगी, तो उद्यान हो गया। तो ये द और ये दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। दोनों क्या है, व्यंजन है, और दोनों के नीचे क्या लग गया, हलंत लग गया। तो क्या हो गया, ये उद्यान एक किसका एग्जाम्पल है, संयोग का एग्जाम्पल है। अगला आता है गच्छति। गच्छति में देखो क्या होता है, गच्छति में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया गच्छति। गच्छति में आधा च और आधा छ, आधा छ। ठीक है, तो गच्छति हो गया। तो ये सिर्फ इसलिए समझने हैं, जैसे एग्जाम में आप पढ़ोगे ना, जैसे कोई श्लोक पढ़ते हो आप, चरक संहिता का श्लोक पढ़ते हो, तो एक बार मैं आपको इसीलिए संधि पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर जब मैं आपको चरक पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं यूज भी बता दूंगा। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे कि इसमें कौन सी संधि है। तो प्रैक्टिस की टेंशन नहीं लेनी है, आप एक बार थोड़ा सुन लीजिए। तो ये क्या हो गया, उद्यान में संयोग हो गया, गच्छति में संयोग हो गया। ठीक है, अब दूसरा शब्द अपना आता है संहिता। संहिता के लिए क्या याद रखना है, परह सन्निकर्ष है। तो अब से मैं जब भी आपसे पूछूं हलो अनंतरा, तो आप क्या बोलोगे, संयोग। मैं आपसे बोलूंगा परह सन्निकर्ष है, तो आप क्या बोलोगे, संहिता। ठीक है, अब देखो संहिता क्या मतलब हुआ कि वर्णों के अत्यंत सामीप्य को संहिता कहते हैं। ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि स्वर है या फिर कोई व्यंजन है, वो क्या होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ व्यंजन होगा और उसमें हलंत होगा, वो तो कौन है, संयोग है। यहाँ पे देखिए महत्व तय तय वह तीनों ही क्या है, व्यंजन है। स्वर व्यंजन तो आपको क्लियर है ना, तो तीनों ही व्यंजन है, इनके नीचे हलंत है, तो इसको संयोग बोल दिया। लेकिन इनमें से अगर कोई क्या हो जाए, कोई स्वर आ जाए, इसमें विशेष है कि स्वर रहित होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना संहिता हो जाएगा। तो जैसे कि वाक, तो अपन जानते हैं भी कै जो है वो तो आधा है, और ये क्या हो गया, ये तो व्यंजन है और आधा भी है, मतलब हलंत भी है इसके। लेकिन आगे जो जुड़ रहा है इसके साथ, कौन जुड़ रहा है, ई जुड़ रहा है। ई कौन होता है, ई स्वर होता है। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको स्वर और व्यंजन क्लियर नहीं है, कोई हो तो मुझे बोल देना भाई, हाँ मेरे को दिक्कत है थोड़ी ओके सी। सर। हाँ जी। नो सर, सबके क्लियर है।
क्लियर है ना? तो किसी को कोई डाउट हो यस तो पूछ लेना, ऐसे घबराना नहीं है कि अपने को छोटी चीज नहीं आती, बिल्कुल अपने को एक एक चीज क्लियर करते सर। हुए चलना है। ठीक है ओके। तो जी, तो ये वाकिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे स्वर आ गया। ठीक है, तो स्वर आया तो इसमें क्या हो गया, वागीस, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, वागीस वाकिस वाकिस, तो वागीस हो गया। तो ये क्या बन गया, ये अपना वागीस बन गया। तो ये वागीस एक किसका एग्जाम्पल है, वागीस संधि हुई है, इन दोनों की क्या हुई, संधि हुई, तब ये क्या बना, वागीस बना। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं, कि संधि का कारण क्या होता है, संधि क्यों होती है, तो संहिता, क्वेश्चन आएगा संधि क्यों होती है, उसमें ऑप्शन रहेंगे संहिता के कारण, संयोग के कारण, नहीं, संहिता के कारण संधि होती है। पर है सन्निकर से संहिता। अब क्या होती है, संधि होती है, तो अब किसकी बात करेंगे अपन, संधि की बात करेंगे। अब कोई आपसे संयोग पूछे, आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैंने आपको पहले दिखाया है कि सिलेबस में संयोग और संहिता लिखा हुआ है, तो जरूरी है अपना पढ़ना। तो आपसे संयोग पूछे, आप बता दोगे हलो अनंतरा संयोग है, और संहिता पूछे तो परह सन्निकर से संहिता, और इनको अर्थ भी आपके समझ में आता है। अब बात करते हैं अपन संधि की, थोड़ी सी बात करते हैं। संधि में देखिए क्या कह रहा है कि स्वर संधि, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए अच होता है, अच, है ना, अच का मतलब आता है ना, ऐसे याद नहीं करना कि अच रट लिया अच है, नहीं, ये अच संधि होती है, स्वर संधि अच संधि। फिर से बताता हूं, जब अपन माहेश्वरी सूत्र पढ़ते हैं, माहेश्वरी सूत्रों में ऐसे शुरू करते हैं अपन। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र में जब ऐसे शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं, च तक जाएंगे, तो इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अपने स्वर आ जाते हैं, जैसे ए ई उ, तो ए आ ई उ उ, फिर री आ जाएगा, फिर ए ऐ ओ री, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये अपने सारे के सारे एक प्रकार से अपन कहें स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्वर संधि को क्या बोलते हैं, अच बोल देते हैं, ऐसे लेके च तक। और अच को क्या बोलते हैं, है ना, अपन ने पढ़ा था ना, अच क्या होता है, प्रत्याहार होता है ये, अच प्रत्याहार। ठीक है, इसके बीच के जितने भी आते हैं उनको बोलते हैं अच प्रत्याहार। ठीक है, चलो वापिस अपन चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ये सबसे पहले क्या हो गया, स्वर संधि, अच्छा संधि। फिर व्यंजन संधि आता है, जिसको हल संधि बोलते हैं, क्योंकि है से लेके ल तक जाओगे ना, तो क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे व्यंजन आ जाएंगे, तो इसलिए इनको बोल दिया हल संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तो साधारण सी चीज होती है। इंपॉर्टेंट अपनी कौन सी है, स्वर संधि। तो बात करते हैं अपन थोड़ी सी स्वर संधि की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। कि दो स्वर अगर पास में आते हैं, वो ए आ हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, दो स्वर हो सकते हैं, ए ई हो सकता है, ई ए हो सकता है, मतलब सारे के सारे इसमें जो भी अपन संधियां पढ़ेंगे, इसमें सारे ही क्या होंगे, स्वर होंगे। अब देखो, संस्कृत में जब भी आप संधियां पढ़ो, तो आपको विशेष चीजें ध्यान रखनी है, कुछ सूत्र होते हैं, और उन सूत्रों को जो है आप एजिट याद कर लीजिएगा। किस प्रकार से, देखो आप याद करोगे। सबसे पहले स्वर संधि की बात अपन करते हैं, तो दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जैसे आ गया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, इसमें देखो क्या लिखेंगे, अकह सवर्णे दीर्घ है, ये आपको याद रखना है, ये दीर्घ संधि का है, अकह सवर्णे दीर्घ है। दूसरा आता है, देखो इसमें क्या कहते हैं, दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, कि दो छोटे मिलके बड़ा बन जाएंगे, या फिर दो बड़े मिलके बड़ा बनाते हैं। यदि ऋस्वरा दीर्घ ए ई उ री, इसका मतलब क्या हो गया, ए आ ई उ री री, ऐसे स्वरों के पश्चात ऋस्व या दीर्घ ए आ ई उ री, मतलब चाहे बड़ा आ हो चाहे ए हो, जो भी होगा, स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः है आ ई उ री, ये री ऐसे है, बड़ा वाला है ये, ठीक है, ऐसे री हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये अगर ये आ जाओ, चाहे भले ही दीर्घ आ जाओ चाहे छोटे आ जाओ, मतलब क्या हुआ, चाहे ए आ के बाद में आ ए आ जाए, मतलब ए के बाद में चाहे आ जाए या फिर ए आ जाए, या फिर आ के बाद में आ जाए चाहे ए आ जाए, बनेगा क्या, बनेगा दीर्घ वाला ही। तो दीर्घ ए या फिर आ, दीर्घ उ, ये उ हो गया, दीर्घ ई और दीर्घ री। तो कहने का मतलब इनमें क्या होता है, इनमें चाहे भले कैसे भी दो शब्दों का संयोग होगा या फिर संहिता होगी, तो उस समय जो है क्या बनेगा, दीर्घ वाला बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया, दीर्घ संधि कहा गया। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, यहां से निकल के आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, या फिर मैं कहूं 10 नंबर का क्वेश्चन, कि संधि बताइए, या फिर स्वर संधि को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर संधि के भेद बताते हुए स्वर संधि के बारे में बताइए। तो जो मैंने लिखवा रखा है ऐसा कैसा लिख के आ जाना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ऐसा अपना कॉपी में उतार लेना आप, और वही आप अपना याद करें।
अब देखो कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, जब आप अपनी बुक में पढ़ोगे ना तो और एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। अपन एक एक दो दो से सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आया च प्लस अपी, ठीक है, ऐसी चीजें आप किताब में भी पढ़ोगे, है ना, चरक संहिता की बुक में आएगा, श्लोक पढ़ोगे ना। चल, तो देखो च प्लस अपी आया है, तो च अपी, ठीक है, तो चापी हो गया बड़ा। यहाँ पे क्या है, ए के बाद में च ऐसे लिखा जाता है, आधा च प्लस ए, ये च होता है। तो ये लास्ट में क्या है, ए है यहाँ पे, और ये भी क्या हो गया, ये ए हो गया। तो ए प्लस ए क्या होगा, आ बनेगा। तो इसको अपन क्या लिख दिया, चापी। विद्या प्लस अर्थी, तो क्या लिख देंगे अपन, विद्यार्थी। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो विद्यार्थी हो गया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है भानुदय, गिरिंद्र, सुक्ति, दैत्यारी, इन सब में करके देखना आप, है ना। इसमें जो है वो दीर्घ संधि के उदाहरण है। ठीक है, एक बात हो गई, ये आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं। गुण संधि की बात करें तो गुण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, आद गुण है। ये लिख के आना एग्जाम में, आद गुण है लिखाना, ठीक है। अच्छा, लास्ट बात पहले अपन कर लेते हैं, ए और ओ को गुण वर्ण बोलते हैं। ए और ओ को गुण वर्ण बोलते हैं। और यहां पे आएगा वृद्धि में आ, ऐ और औ को क्या बोलते हैं, वृद्धि वर्ण बोलते हैं। ठीक है, देखो ए जो होता है ना वो तो गुण वर्ण होता है, आ जो होगा वो वृद्धि में चला जाएगा, ए जो है वो तो गुण है, लेकिन ऐ जो होगा वो वृद्धि में जाएगा, ओ जो है वो गुण वर्ण है, और औ जो है वो वृद्धि में जाएगा। अब आप समझ लोगे कैसे कैसे इनको कैसे बोल रहे हैं अपन। सबसे पहले आता है कि यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि ए आ के बाद ई आएगा तो ए बन जाएगा उसका। ठीक है, दीर्घ में क्या हो रहा था, ए आ के बाद में ए आ रहा था तो आ बन रहा था, ई के बाद में ई आ रहा था तो ई बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है स्वर। ए आ के बाद में ई तो ए। ठीक है, जैसे कि उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, तो ये ए आया यहाँ पे और यहाँ पे ई आया, तो क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, तो उपेंद्र कर दिया। गण प्लस ईस, इसको क्या बना दिया अपन ने, गणेश बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि गणेश में कौन सी संधि है, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, दीर्घ संधि है या अयादि संधि है, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे देंगे। तो उपेंद्र में या फिर गणेश में कौन सा है, आप कहोगे गुण संधि। ठीक है, अब देखो, अब यहां से भी आप पहचान सकते हो, जैसे ए लगा हुआ है ना ऐसा, तो ए क्या होता है, गुण वर्ण होता है, तो ए लग गया तो आप कहोगे गुण संधि। इसी प्रकार से देखो दूसरी लाइन अपन पढ़ते हैं कि यदि ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए, ठीक है, ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए आ के बाद में ऊ आ रहा है, तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्योदय। यथा प्लस उचितम, यथोचितम। अच्छा, मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे आएंगे कभी भी। जैसे आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं सोचना कि अब अपन आगे क्या करना है ना। पूरा करियर जो है लगभग सेट रहता है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, है ना। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, इसके दो क्वेश्चन एआईपीजीटी में आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, पीजी की एग्जाम होती है ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए आ के बाद में ऊ आता है तो ओ। ठीक है, तो अपन किसकी बात करेंगे, ए की, ओ की। ठीक है, तो ओ क्या हो गया, सूर्योदय बन गया, सूर्य प्लस उदय, तो ए प्लस ऊ हो जाएगा। यथा प्लस उचितम, तो आ प्लस ऊ हो जाएगा, तो यथो उचितम। इसी प्रकार से देखो अगली लाइन आती है, यदि ए आ के बाद में री आए, ठीक है, आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। देखो कि देव, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे री, तो देवर्षि, अर हो जाएगा। देव के आगे ए लगा है और रे, आधा रे लग गया, ऊपर चला गया। वर्षा ऋतु, ये नाम बहुत जगह मिलेगा आपको, वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु, तो इस प्रकार से कहीं भी आपको लिखा मिले तो आप क्या समझोगे, ये वर्षा ऋतु लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु। इसमें कौन सी संधि है, इसमें भाई गुण संधि। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब देखो आगे अपन चलते हैं, अगली तीसरी अपनी संधि आती है वृद्धि संधि। वृद्धि रेची, ध्यान रखना आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, वृद्धि संधि में वृद्धि रेची। ठीक है, गुण संधि में आद गुण है, और दीर्घ संधि का थोड़ा सा याद करना है, अक है, सवर्णे दीर्घ है, मतलब एक जैसे वर्ण है, क्या, ए, ठीक है, ई ऊ, ऐसे एक जैसे वर्ण जुड़ेंगे वो दीर्घ है, वो क्या बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बड़े वाले बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है वृद्धि संधि। तो देखो गुण संधि में मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए आ के बाद में ए आई आए तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। ठीक है, ए आ के बाद ए आई आएगा तो आई हो जाएगा।
बड़ा वाला हो जाएगा। ए आ के बाद में ओ औ हो जाए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो कहा कि भाई आ, ए और ओ ये क्या होते हैं, ये वृद्धि वर्ण होते हैं। जिस प्रकार से अपन दीर्घ पढ़ रहे थे बड़ा वाला लिखना, तो इसमें भी ऐसे ही लिखना है, बड़ा वाला लिख देना। कह रहा है कि ए आ के बाद में ए आई है तो आई बनेगा, तो एक प्लस एकम तो क्या हो जाएगा, एक एकम, है ना, एक एकम। तथा प्लस एव, तथेव, है ना, ऐसे आएंगे श्लोक, तथेव चाहे ऐसे करके श्लोक आते हैं। तो तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथेव हो जाएगा। इसके बाद में देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि ए आ के बाद में ओ औ आते हैं, तो कह रहा है नव प्लस औषधि तो क्या हो जाएगा, नव औषधि। आत्म प्लस औत्सुक्यम तो क्या हो जाएगा, आत्म औत्सुक्यम। ये मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको बस समझाने के लिए लिखा हुआ हूँ, तो आप अपनी बुक में देखोगे तो और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे। और बाकी आपको ज्यादा बड़ा संस्कृत में शास्त्री नहीं बनना है, मैं सीधा बोलता हूँ, आपको 50 नंबर का व्यवस्था कर लेनी है। और अपन जो है लगभग अच्छी खासी यहाँ से पढ़ लोगे ना, तो आपके 60+ नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। थोड़ा पढ़ लोगे तो भी, और बढ़िया पढ़ोगे तो 80 तक भी आ जाते हैं। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं यण संधि की। देखो इसका सूत्र याद रखोगे, इको यणची। अब कभी भी एग्जाम में आई यण संधि तो इको यणची अपने को लिख के आना है। तो इसमें क्या है, इक और यण का प्रयोग किया गया है, इक का और यण का, इक का और यण का। तो कोई ऐसा बालक तो नहीं है ना, मैं इक लिख रहा हूं तो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं यण लिख रहा हूं तो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई बालक नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा है तो वो मुझे बताइए, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने इक लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, या फिर आपने यण लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा। क्योंकि संस्कृत में आप ऐसी चीजें बहुत बार देखोगे, और इनको देख के ही दिमाग खराब होता है सबसे ज्यादा, है ना। तो यही चीजें कम याद होती। तो बात करते हैं, इसमें दो प्रकार के प्रत्याहार होते हैं यण संधि में, एक होता है इक और एक होता है यण। फालतू है, कुछ भी याद नहीं करना। इक का मतलब होता है ई, उ, री, री, ये चार होते हैं। इक के स्थान पर यण आ जाए, बस इतना याद रखना है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। सबसे पहले इक का मतलब हो गया ई, उ, री, री। अब कब कहां से आया, देखो अभी बात करते हैं। ये यहां से अपन ने लिया इक, ई यहां से उठा दिया, और कै ये रहा। ई से लेके कै तक के ले लो, ये ऊ आ गया, ये वाला नहीं लेते लास्ट वाला। ठीक है, तो ऊ आ गया, ठीक है, ई खुद आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया, ली आ गया, ये चारों है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इक बोल दिया। समझ में आ गया। अगर अक लेते तो ए भी आ जाता है इसमें, लेकिन इक लिया है तो ए नहीं आएगा, ए बार रह जाएगा। तो ई, ऊ, री, री की जगह क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो यण का मतलब क्या हुआ, ये देख लो आप, ये आ गया, तो ये व रे ले ये हो जाएगा, तो इसको क्या बोल दिया, यण बोल दिया। समझ में आ रहा है ना तात्पर्य मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये व रे ले हो जाएगा किसकी जगह, इक की जगह, तो ई, उ, री, री की जगह ये व रे ले हो जाएगा। कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई भाई, जिसमें यण आ रहा है इसीलिए इसमें क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाए। आ जाओ चलो वापिस अपने टॉपिक पे। तो बात करते हैं इको यणची। तो याद करने में दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई मतलब क्या है इसका। अब देखो कैसे चेंज होगा, कह रहा है कि जब ई, ई, उ मतलब बड़े वाले हो गए, जैसे छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों आ गए। री आ गया, छोटी बड़ी री आ गई, तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी आ जाए, लेकिन क्या है, स्वर होना चाहिए, है ना, कुछ भी आ जाए। तो ई को ये, ऊ को वह, और री को रे, तथा री को ले आदेश हो जाता है, मतलब ये इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम होगा तब तो क्या हो जाएगा, अब कह रहा भाई ई, ई, उ, री, री के साथ री के बाद कोई असमान आए, समान आएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्लस ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा, वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। इसीलिए क्या कह रहा है, असमान स्वर, असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ई को ये में चेंज होगा, ऊ जो है वो वह में चेंज हो जाएगा, री जो है वो रे में होगा, री जो है वो ले में होगा। तो जिसके क्या याद है, इक प्रत्याहार याद है, या फिर यण प्रत्याहार याद है, तो उसको तो ये चेंज करने वाला कोई हार्ड काम नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, सबसे पहले अपन इत्यादि लिखते हैं, जैसे कि इति प्लस आदि तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। सु प्लस आगतम बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, स्वागतम। ठीक है, पितृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा, पित्रादेश। और लि प्लस आकृति, लाकृति। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखें। तो ये मैंने चारों का एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख दिया है, और भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये चारों का देखो, सबसे पहले ई और ये का हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद में ए आ गया, मतलब अलग आया है।
ई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो इत्यादि। सु प्लस आगतम तो ऊ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए है या फिर आ है तो स्वागतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारों का होगा। इसके बाद में देखिए आगे अपन बात करते हैं अयादी संधि की बात अपन। अयादी संधि में देखो क्या है, एचो अयव आयाओ, एचो अयव आयाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहां पे देखो कह रहा है कि जब ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और औ का क्या हो जाएगा, आओ। तो देखो क्या कह रहा है, ए का ऐ, ऐ का आय हो जाएगा, ठीक है, और ओ का औ हो जाएगा, और औ का आओ। तो ये सारे के सारे इसमें लिख दिए हैं। अय औ, सबसे पहले क्या है, अय है, फिर औ है, तो अय औ आय आओ, चारों नाम लिखे हुए। तो इसीलिए क्या हो गया, अयादी संधि कह दिया। अय आदि, सबसे पहले जैसे क्या है, अय, ए का क्या हो रहा है, अय हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, अय आदि संधि। तो कौन कौन हो रहे हैं, कौन कौन है देखिए इसमें, जैसे ये सबसे पहले आई हुआ, फिर औ ये रहा, फिर आय, फिर आओ। ठीक है, तो याद होता है ना आपके, रटना नहीं है। तो अयादी संधि का मतलब क्या हुआ कि इसमें अय आदि आएंगे, तो आप जैसे अय आएगा आप समझ जाओगे, ए जो है वो आई में चेंज होता है। ठीक है, कब, जब वो इसके बाद में स्वर आ जाए। फिर अय जो है वो आय में चेंज होता है, तो ये अय आदि, तो अय आदि, तो अय औ आय आओ, तो ये क्या हो जाएगी, ए जो अय आओ आय आओ, इसमें चेंज होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो चारों चीजें हैं जो चेंज होती है इसी को बोलते हैं अयादी चतुष्टय। ये चार होते हैं ना, अयादी चार है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, अयादी चतुष्टय। तो आयुर्वेद में जैसे दवाइयां भी होती हैं, है ना, चित्रक आदि ना, इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से अया। अब इसके देख लो थोड़े से एग्जांपल, कह रहा है कि ने प्लस अनम तो क्या हो जाएगा, नयनम हो जाएगा। नई प्लस अकह तो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ने प्लस अनम तो ए है ना, यहाँ पे ए, ये ने ए है, तो ए के बाद में आया तो क्या बनता है, नयन, तो ऐ बनता है। ठीक है, ये क्या है, ये ऐ है, ऐ के बाद में आया था तो ये आय, आय बनता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आय, तो ये क्या बन गया, नायक बन गया। और भो के बाद में अनम है, क्या बन जाएगा ये ओ है, तो ओ के बाद में आया तो औ बन गया, तो ये भवनम बन जाएगा। और औ के बाद में देखिए पौ, पौ के बाद में आया तो ये आओ बन जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ऐ आय औ आओ, इसका क्या कर दिया, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक एक दे दिया सब। तो आपको बिंदु जो है समझ में आ गए। तो अपन ये 5 प्रकार की जो है स्वर संधियां अपन ने देखी, कुछ संधियां और है वो अपन जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। आज अपन ने जितना पढ़ लिया है इसको जो आप अच्छे से समझना, उम्मीद करता हूं आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए। और क्या